हेलो दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल परफेक्ट प्लेस फॉर एजुकेशन पॉइंट। और मैं आपके लिए लाया हूं हिंदी की स्पेशल बेस जो हमने पिछली वीडियो में पढ़ी थी। वही प्रश्न है, सिर्फ मैं आगे कर रहा हूं। तो हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित ध्वनियों में से कौन सा वर्ण ओष्ठ्य नहीं है। मतलब जो होठ मिलाकर नहीं बोला जाता है उसे ओष्ठ्य ध्वनि या ओष्ठ्य वर्ण कहते हैं। अब इनमें से कौन सा है जो ओष्ठ्य ध्वनि नहीं है, तो हम बताना है ट, प, फ और ब, इन चारों में से कौन सा ओष्ठ्य वर्ण नहीं है। हम देख लेते हैं प। प यानी आप बोलोगे तो आपके जो होठ है वो चिपकेंगे। जैसे प तो ये तो ओष्ठ हो गया, जैसे फ तो ये भी ओष्ठ हो गया, और आखिरी है ब, ये भी ओष्ठ है। आप जब बोलोगे तो ब, आप ऐसा ब तो खुले मुंह तो करके तो नहीं बोल सकते, आपको होठ मिलाना पड़ेगा। तो ये तीनों तो ओष्ठ है। लेकिन हम देख रहे हैं ट। अब ट ये तो आप बिना होठ के मिलाए भी बोल सकते हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन है ट। तो फिर ये कौन सा वर्ण है? ये ओष्ठ्य वर्ण नहीं है, तो फिर ये कौन सा वर्ण है? ये है तालुव्य वर्ण। कौन सा है? तालुव्य वर्ण। मतलब जो तालु से बोला जाता है, जैसे आप जीवान को तालु से चिपकाएंगे ना, तो वो शब्द है जो तालु से बोला जाता है। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। दूसरा, चंद्रमुख किस समास का उदाहरण है? जो है चंद्रमुख है ना, ये किस समास का उदाहरण है? आइए हम देख लेते। सबसे पहले तो इसका संधि विच्छेद यानी समास क्या होगा? चंद्र के समान मुंह। क्या होता है इसका समास विग्रह? होता है चंद्र के समान मुंह। तो ये अव्ययी भाव समास का है, द्विगु समास का है, या कर्मधारय समास का है, या बहुब्रीहि समास का है? तो ये कर्मधारय समास का है। कौन सा समास का है? कर्मधारय समास का है। ठीक है, अब देख लेते हैं अगला। यह किस चिन्ह का उदाहरण? यानी ये हमको एक चिन्ह दे रखा है और ये बहुत आईएमपी है। ये प्रीवियस ईयर में 2017 में पूछा हुआ है एसआई में। क्या ये चिन्ह बना दिया और आपको बताना ये किस चिन्ह का उदाहरण? बताइए, गेस कीजिए, आपको बताऊं, मैं बताता हूं। अल्प विराम का है, अर्ध विराम का है, पूर्ण विराम का है, या विवरण चिन्ह का है? अब अल्प विराम आपको पता, अगर आपको इन सभी चिन्ह के जो चिन्ह पता होंगे तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं। लेकिन आपको अगर इनका चिन्ह ही नहीं पता है सभी के, तो आप ये नहीं कर सकते। आपको पता ही नहीं है कि अल्प विराम कैसे लगता है, अर्ध विराम कैसे लगता है, तो आप बता ही नहीं सकते इसको। मैं बताता हूँ आपको अल्प विराम कैसे लगता है। अल्प विराम यानी होता है कोमा। अब आपको पता है कोमा ये से लगता है, इसको अल्प विराम बोलते हैं। और अर्ध विराम किसको बोलते हैं? जहां बीच में रुक जाते हैं, अर्ध विराम ले लेते हैं, जैसे ये इसको अर्ध विराम बोलते हैं। और पूर्ण विराम तो आपको पता है फुल स्टॉप, ये पूर्ण विराम होता है। मतलब इसमें इंग्लिश में हम फुल स्टॉप ऐसे लगाते हैं, इसमें पूर्ण विराम ऐसे लगाते हैं। तो ये क्या है? हमारा विवरण चिन्ह। विवरण यानी होता है जैसे हम बोलते हैं कुछ भी होते हैं, जैसे आप विवरण देते हो ना किसी का भी, जैसे स्थित लिख गया तो आप इसका विवरण दे रहे हैं इसके बारे में, तो ये होता है चिन्ह। जैसे आप किसी का भी किसी पता लिखते हो तो पता करके आप ऐसे लिखते हो, ये विवरण क्या पता क्या है, तो ऐसे इसको क्या बोलते हैं? विवरण चिन्ह। और अगला चौथा दे रखा है हमें, निम्नलिखित में से मोर का पर्यायवाची नहीं है। और ये पीपीएससी 2021 में पूछा हुआ है। क्या पूछा हुआ? निम्नलिखित में से मोर का पर्यायवाची नहीं है। अब आपको बताना है इनमें से मोर का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। अब आपको ये तो पता है मयूर तो है। अब इन तीन आपको ये पता है, लेकिन इन तीनों में से कौन सा नहीं है? अब नीलकंठ भी है, शिकी भी है। नीलकंठ वैसे भगवान शंकर को भी बोलते हैं और मयूर को भी नीलकंठ बोलते हैं, लेकिन मधुकर नहीं है। और यही हमारा ऑप्शन है। क्या? मधुकर। तो फिर मधुकर किसका है? मधुकर का है भंवरा। किसका है? भंवरा का। ये मधुकर है ना, ये भंवरा का पर्यायवाची। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। अब आपको बताना है कि इसमें से रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है? कौन सी है? रश्मिरथी है, कामायनी है, प्रेमाश्रम है, या मेलांचल है? तो इसमें से है रश्मिरथी। ये रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। और प्रेमाश्रम किसकी है? तो ये प्रेमाश्रम है मुंशी प्रेमचंद की। किसकी है? मुंशी प्रेमचंद की है। ठीक है, अब हम अगला देखा है, किस रस को रसराज कहा जाता है? मतलब किसे रसों का रसराज यानी सभी रसों का रसराज कहा जाता है? कौन सा है? भयानक, वीर, करुण, या श्रृंगार? आपको इनमें से बताना है कि किस रस को रसराज कहा जाता है। तो इसमें से है श्रृंगार। कौन सा है? श्रृंगार।
श्रृंगार रस को क्या कहा जाता है? रसराज कहा जाता है। ठीक है, अब 7वां देने का है उत्कृष्ट शब्द का विलोम शब्द, सॉरी विलोम है, मतलब आपको बताना उस उत्कृष्ट शब्द का विलोम कौन सा है। आकृष्ट, अनेक, निकृष्ट या उत्कृष्ट, आपको बताना है कि इनमें से विलोम शब्द कौन सा है उत्कृष्ट का। तो इसका विलोम शब्द है निकृष्ट। कौन सा है? अब आपको ये लग रहा होगा ये सभी एक जैसे हैं, लेकिन आप पीछे से कृष्ट है ना, तो तो निकृष्ट, ये पीछे का स्टॉप, लेकिन ये भी है, लेकिन उत्कृष्ट का क्या आएगा? निकृष्ट आएगा। ठीक है, अब 8वां देने का हिंदी विषय पर प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति कौन थे? मतलब हिंदी विषय पर वैसे तो बहुत सारों को ये ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, लेकिन प्रथम यानी प्रथम किसने पाया था ज्ञानपीठ पुरस्कार? तो रामधारी सिंह दिनकर, महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत या मुंशी प्रेमचंद। आपको बताना है कि इनमें से सबसे पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति कौन है। तो इनमें से पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति है सुमित्रा नंदन पंत। कौन है? सुमित्रा नंदन पंत। ये बहुत बड़े कवि है और लेखक भी रह चुके हैं। और हम चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। हमें क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अब आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ठीक है, पहला देगा पंकज, सरोज, पुष्प या नीरज। इनमें से कौन सा शब्द पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो इनमें से अब आपको पंकज भी है, सरोज भी है और नीरज भी है, लेकिन पुष्प नहीं है। अब आप बोलेंगे कि सर कमल तो है ना, पुष्प नहीं है। क्यों? क्योंकि कमल पुष्प है, लेकिन पुष्प किसका है? फूल का है। अब कमल के भी तो नाम है, ऐसा नहीं है कमल पुष्प ही तो कमल है, लेकिन पुष्प इसका पर्यायवाची थोड़ी है। पुष्प तो फूल का है, तो किसका है? पुष्प फूल का पर्यायवाची है। ठीक है, अब अगला रहेगा अड़ियल में कौन सा प्रत्यय है। अब आपको बताना है कि अड़ियल जो शब्द है इसमें प्रत्यय कौन सा है। यानी प्रत्यय क्या होता है? जो पीछे लगते हैं, और उपसर्ग क्या होता है? जो आगे लगते हैं। प्रत्यय होते हैं जो पीछे लगे शब्द को मिलकर बने होते हैं। अब इसमें आपको प्रत्यय बताना है कि प्रत्यय कौन सा है? इत, इयल, यल या डियल। अब सब भी कंफ्यूज करने वाले हैं। ठीक है, आप इत को हटा देंगे क्योंकि बाकी इन तीनों में आपको कंफ्यूजन रहेगा कि इनमें से कौन सा करें। तो इनमें से है ईयल। अब ईयल कैसे? जैसे अड, अब ऐसे कर सकते हैं अड ईयल, क्योंकि ई की मात्रा है ना छोड़ी, तो ईयल। तो क्या है इसका? ईयल। ईयल इसका प्रत्यय है। ठीक है, अब 11 दे रखा है संयुक्त स्वर कितने होते हैं। अब आपको बताना है जो संयुक्त स्वर है वो कितने होते हैं। 4 होते हैं, 3 होते हैं, 5 होते हैं या 2। अब संयुक्त स्वर यानी क्या होता है? संयुक्त स्वर वो जो कुछ 2 शब्दों से मिलकर बने होते हैं। क्या? 2 या अनेक शब्दों से मिलकर बने होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? संयुक्त स्वर। ठीक है, तो अब संयुक्त स्वर कितने होते हैं? 4 होते हैं, 3 होते हैं, 5 होते हैं और 2 होते हैं। तो संयुक्त स्वर होते हैं 4। अब 4 कौन से होते हैं? ए, ओ और ओ। ये वो 4 शब्द होते हैं कौन से? संयुक्त है, जो 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बने होते हैं। अब ये ए कैसे होना? ये अ तो सभी में कॉमन रहता है। क्या रहता है? कॉमन। तो ई, फिर अ प्लस ए, ये अ प्लस बड़ी ई, अ प्लस ओ, ये इनसे मिलकर बने होते हैं और इनको ही संयुक्त स्वर बोलते हैं। ये 4 ऐसे हैं जो संयुक्त, यानी इन चारों से मिलकर 2 इनसे 2 ये सभी से मिलकर बने होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? संयुक्त स्वर। ठीक है, अब 12 है और आज का लास्ट हमारा क्वेश्चन। ठीक है, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है। अब आपको ये तो बताना होगा कि भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है। ये बहुत अधिकतर परीक्षाओं में पूछा जाता है, जनरल नॉलेज में भी पूछा जाता है कि भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है। तुलसीदास को, कालिदास को, शंकराचार्य को या रामानुजाचार्य को। किसको पूछा, किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है कालिदास को। किसे कहा जाता है? कालिदास को। अब कालिदास को आदमी बोलते हैं कि जिस पेड़ पे बैठे उसी लकड़ी को काटते थे। बहुत मूर्ख थे ये पहले, फिर बाद में इनको ज्ञान हुआ। तो ऐसा सभी बोलते हैं, लेकिन ऐसा कुछ पता नहीं अपन को, सभी बोलते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर है कालिदास। तो आज का सेशन हमारा यही समाप्त होता है और फिर कल मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।